जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं संस्कृत के अभ्यास प्रश्नों पर, जिसमें हम व्याख्या सहित चर्चा करेंगे, जिससे आपकी तैयारी बड़ी मजबूत हो और आप पेपर में यदि संस्कृत का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आप उसमें सफलता प्राप्त करें। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। इसमें जितनी व्याख्या है वो भी दी गई है, साथ में कुछ ट्रिक भी हम आपको बताए जाएंगे जिससे सरल तरीके से आप समझ सकें। इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी वो आगे बताते हैं, उससे पहले पढ़ें संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है। कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि आगे आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कृत, निर्दोष और शुद्ध। तो प्रयुक्त सभी इसका हो जाएगा उत्तर ठीक। लेकिन एक प्रश्न आता है कि संस्कृत किन शब्दों से मिला है, तो आपको बता दें कि सम उपसर्ग क्री धातु में ता प्रत्यय लगने से क्या बना है, संस्कृत बना है, जिसका अर्थ होता है परिष्कृत, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध या अलंकृत। इस प्रकार से अगला प्रश्न उत्तर आपको देना है, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा को कहा जाता है। फटाक से कमेंट करें। उससे पहले आपको बता दें कि इसकी आपको जो पीडीएफ है वह हमारे ऐप टॉप 50 स्टडी ऐप पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, जिससे अगले वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, देव भाषा भी कहा जाता है, देववाणी भी और ग्रीवाणी भी। तो प्रयुक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित संस्कृत शिक्षण के मुख्यतः कितने स्तर हैं। कितने स्तर हैं भैया उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षण के, जल्दी से बता दें। वीडियो को लाइक भी करना है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितने स्तर हैं, तो वहाँ पर हैं 4 स्तर। कौन कौन से हैं इसको हम व्याख्या से समझते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कई प्रदेशों में इस प्रकार का है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो संस्कृत शिक्षण के 4 स्तर कौन। पहला है प्राथमिक स्तर, कक्षा से 3 से 5 तक जो जिसको कहते हैं वहाँ पर। इसके बाद उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक, याद रखिएगा उच्चतर माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 और उच्च स्तर जिसमें स्नातक होती है या अधिस्नातक या परास्नातक। इस प्रकार से 4 स्तर हैं। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, ये संस्कृत पेडागोजी संबंधित प्रश्न है दोस्तों। आपको यदि हमसे जुड़ना है तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, कई लोग बोलते सर नोटिफिकेशन नहीं आता, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो क्रम से और भी वीडियो हमारे मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप ऐसे पहले जो हमारे अभ्यास आए हैं उनको देख सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण का जो उद्देश्य है वह क्या है, तो वह हो जाएगा फलों, वस्तुओं, जानवरों, लिंग, वचन एवं सर्वनाम को छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से सिखाना। प्राथमिक स्तर पर यही कर सकते हैं। संस्कृत पाठ करना कठिन हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, गद्य पद्य अनुवाद तो कर ही ना पाए, छोटे बच्चे हैं और सूत्र भी कंठस्थ नहीं कर पाएंगे, तो इनको छोटे छोटे नामों को सिखाना ही हो जाएगा। अगला है, पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को कितने सूत्रों में प्रतिपादित किया। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। तो आपको बता दें कि कितने सूत्रों में प्रतिपादित किया है, तो 14 सूत्र, जिनको क्या कहते हैं, माहेश्वर सूत्र। आयोण रीलेक एयोंग एयों छय बरट लणयाम गुणनम झबाय गढ़दस जब गढ़दस खप चट चटताओ कपाय सस्सर हल। कई लोग सोचेंगे सर ये क्या बोल गए, वो ही हैं जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ठीक है, अलग से इनका वीडियो पढ़ाएंगे तो आप और विस्तार से पढ़ लेना। अब इसी संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्याहार कितने वर्णों से बनता है। एक प्रत्याहार कितने वर्णों से मिलकर के बनता है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ, प्रत्याहार तो बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं। कमेंट फटाक से करना है, सभी लोगों को करना है, एक आपकी तैयारी का अंदाजा होगा। 2 वर्णों से मिलकर के बनता है, जैसे अच प्रत्याहार होते हैं और सब होते। जैसे यहाँ देख लें व्याख्या में कि अच होता है, इक, यण, अल, हल। अच प्रत्याहार में पूरे स्वर्ण वर्ण आ जाते हैं, हल प्रत्याहार में पूरे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्याहार 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। अगला है, प्रासंगिक प्रत्याहारों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आपको बता दें कि प्रत्याहारों की जो संख्या मानी गई है वह मानी गई है 42, 42। ठीक है, सरल प्रश्न है इसलिए जल्दी ले लिया। फटाफट आगे लेते हैं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे प्रत्याहार 42 है, यहाँ प्रासंगिक शब्द जोड़ दिया। आपको तो यही पूछेगा प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपको लिख के आना है 42। अगला है,
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें कि वर्ण जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। प्रारंभिक से हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हर चैप्टर के संस्कृत के जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, सब चैप्टर के डेली आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे निश्चित रूप से। अभी तक ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लो। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे अपलोड हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में जा करके ज़रूर देखें। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के आपको पता होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करते जाएं, कम समय दूंगा आपको बताने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही पहचान है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है ना? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, स्वर के 3 भेद होते हैं स्वर के। आगे, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। याद रखना, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का उच्चारण का स्थान लगे वो ह्रस्व कहलाते हैं। जिनमें 2 मात्रा का उच्चारण लगे वो दीर्घ कहलाते हैं। और जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हमने बोला आ, 1 मात्रा का समय लगा, इसके बाद बोला आ, 2 मात्रा का और खींच दिया, और तीसरा मैं बोल दिया ओम, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे लगा देते प्लुत का ये, ऐसे ऐसे करके ओ, और बीच में ये ओम ऐसा खींच देते हैं, तो वो प्लुत होता है। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के हैं? अब ह्रस्व स्वर के भी यहाँ पे प्रकार पूछे गए हैं, जल्दी से बता दीजिए ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के हैं। हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और लिरी। ये क्या है? ये 5 ह्रस्व स्वर। ये 5 याद रखना है, ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, 1 मात्रा का उच्चारण। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो पहले बता चुके हैं कि 2 मात्रा का उच्चारण का समय जिसमें लगे वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब देखें दीर्घ स्वर कितने हैं, उसकी संख्या ही पूछ सकते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए। कई लोग सोचेंगे सर इतना तो हम पे बनता है। अरे भाई, इन्हीं में कई लोग गलती करके आते हैं, याद रखना। आपको लगता है कि हम पे बनता है, लेकिन जल्दबाजी में गलती हो जाती है। इसलिए प्रारंभ से हम हर सब्जेक्ट के, आपके संधि हो, समास हो, उपसर्ग, प्रत्यय, सबके प्रश्न लाएंगे। अभी जैसे शब्दों के लाए, इसके बाद उच्चारण स्थान भी आएंगे, सब कुछ आएंगे। तो सब कुछ क्रम से यहाँ पर सरल भाषा में ला रहे हैं। तो दीर्घ स्वर के प्रकार जल्दी से, हाँ बिल्कुल सही पहचाना है, 8 प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कितना? 3 मात्रा है, उससे अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। चूंकि पहले बता चुके हैं इसलिए अब ज़्यादा इसमें समय नहीं दे रहे हैं। अगला है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऐसे स्वर जिनमें नासिका की सहायता की जरूरत होती उच्चारण के समय, उनको कहते हैं अनुनासिक। उनको क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्योंकि जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं उनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं भाई अनुनासिक? आ, ए, जो ऐसी मात्रा लगा दी जाती वही वाले। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजनों का समूह है? अंतस्थ व्यंजन टोटल 4 हैं संस्कृत वर्णमाला में, हिंदी में भी खैर 4 ही हैं। तो उनका समूह कौन सा है? तो आपको बता दें, या, रा, ला और वा, ये कहलाते हैं अंतस्थ। सा, साहा, ये कहलाते हैं ऊष्म। और छत्रज्ञा, ये कहलाते हैं संयुक्त। तीनों चीज़ें याद रखना जो मैंने बताई हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजनों का समूह, ऊष्म हम पहले ही बता चुके हैं। ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा मतलब वायु बाहर निकलती, हवा बाहर निकलती, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। वो कौन कौन से हैं? सा और हा। ठीक है, आगे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण या स्पर्शी व्यंजन, कुछ भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना? तो वो कौन कहलाते हैं? तो आपको बता दें कि टोटल इनकी संख्या है भाई कितनी है? 25 है। और कौन कहलाते हैं? का से लेकर के माँ तक, मतलब कचट तप में जो पूरे आते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, सभी शब्द ये क्या कहलाते हैं? 25 स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त मतलब जोड़ से, मतलब जो व्यंजन 2 व्यंजनों की सहायता से बनेंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। तो 2 व्यंजनों के संयोग से बने जो वर्ण हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रयत्न के कितने भेद हैं? प्रयत्न के भेद यहाँ पर पूछे गए हैं।
हाँ जल्दी से बता दीजिए। तो प्रयत्न के दो भेद होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? अब प्रयत्न के आधार पर हमने आपको संस्कृत वर्णमाला पढ़ाई थी ट्रिक के साथ, जिसमें उच्चारण स्थान भी आपको पढ़ाए थे, पूरा वर्ण विचार पढ़ाया था। ना देखिए तो हमारी प्लेलिस्ट है संस्कृत व्याकरण ट्रिक, ठीक है, तो उस पर जाएं आप संस्कृत व्याकरण ट्रिक पर और प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देख लेना वीडियो। तो बाह्य जो प्रयत्न हैं इसके जो भेद हैं वह टोटल कितने हैं? 11 हैं। कितने भेद हैं दोस्तों? 11 हैं। कौन कौन से हैं? ये दिए हैं बाह्य प्रयत्न के 11 भेद: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। इनके बारे में हम वर्णमालाएं पढ़ा चुके, इसलिए ज़्यादा विस्तार अभी नहीं ले रहे हैं। कुछ जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। विवार का अर्थ क्या है? विवार मतलब होता है, जल्दी से बता दें, हाँ आपको भी समय दे रहे हैं, बिल्कुल बताते जाइए। तो विवार का अर्थ होता है मुख का खुलना। क्या है? मुख का खुलना। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। तो अल्प मतलब क्या होता है? कम, और प्राण मतलब है वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प उपयोग होता है, अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु, तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। उदात्त स्वर किसे कहते हैं? सूत्र आपने पढ़ा होगा, उच्चैरुदात्तः, अर्थात उसका अर्थ क्या है? इन दो ऑप्शन में से तो नहीं है, तीसरे ऑप्शन में दिया है कि जिन स्वर की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से होती, उच्चैरुदात्तः मतलब जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने उच्चारण के ऊपरी स्थान से, उन्हें उदात्त स्वर कहते हैं। आगे है, चूंकि अभ्यास कर रहे हैं इसलिए आपको ही मौका देते हो, हम भी थोड़ा स्पीड से बता देते हैं। मॉडल पेपर हमारे अलग आ रहे हैं संस्कृत के डेली, तो उसमें आपको टोटल टेस्ट रूप में रहते हैं, आपको ही 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल जैसे पेपर में आते हैं मिक्स प्रश्न वैसे ही उसमें रहते हैं। तो वो भी आप लगाते जाइए और एक क्रम से पढ़ते जाइए। जैसे आज वर्णमाला पढ़े, फिर आएंगे उपसर्ग प्रत्यय के आएंगे, संधि समास के आएंगे, ऐसे सब संयुक्त शब्द रूप धातु रूप के आएंगे, सब प्रकार के प्रश्न आएंगे। किस वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है वह कहलाता है? जल्दी से बता दें। हाँ बिल्कुल सही पहचानना है, उनको कहते हैं आगम वर्ण। क्या बोलते हैं? आगम वर्ण। एक सूत्र भी है मित्र वदागमः, मतलब जो मित्रवत आ जाते हैं वह आगमः मतलब आगम वर्ण कहलाते हैं। किस वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो शत्रु की, तो उसके लिए क्या? शत्रु बदादेशः। सूत्र क्या है? शत्रु बदादेशः मतलब शत्रु की तरह जो आता है वो आदेश वर्ण है, और जो मित्र की तरह आते हैं वो आगम वर्ण है। दोनों चीजें याद रखना, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देखो, यदि धन अपि से यद्यपि, यहाँ पर ई के स्थान पर या का क्या हुआ है? आदेश हो गया है, ई का या हो गया, यण संधि का उदाहरण है यद्यपि, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? शत्रु की तरह जबरदस्ती आके बैठ गया, चाह नहीं रहा था वो, फिर भी बैठ गया। किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पहले के वर्ण को क्या कहते हैं? चूंकि ये पीडीएफ ऐसी है, इतनी बिल्कुल पास पास है कि मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ तो आंसर देखने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, किसी वर्ण के अंतिम वर्ण से पहले के वर्ण को क्या कहते हैं? तो अंतिम वर्ण से जो पहले का वर्ण होता है उसको कहते हैं उपधा वर्ण। क्या कहते हैं? उपधा वर्ण, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये उपधा है। उपधा क्या है इसको और अच्छे से थोड़ा समझ लें तो एक बार देखें, किसी शब्द के अंतिम वर्ण के पहले के वर्ण को उपधा कहते हैं। कहा है अंत्यादलाः पूर्वो वर्णा उपधा, मतलब जैसे चिंत में ता अंतिम वर्ण है, चिंत में, ठीक है, चा ई आधा ना और ता चिंत, उसमें वर्ण ना उपधा है, क्योंकि अंतिम वर्ण क्या है? ता है, उसके पहले का वर्ण क्या है? आधा ना है, तो यही क्या है? उपधा है। महत में ता वर्ण के पूर्ववर्ती क्या है? हा है, ठीक है ना। और हा के अंदर भी क्या छुपा है? आ छुपा है, क्योंकि बिना स्वर की सहायता, क्योंकि व्यंजन पूरा नहीं होता, तो यहाँ पर आ क्या हो जाएगा? उपधा, क्योंकि माँ, आ, हा, आ और ता, तो ता अंतिम वर्ण है, इसके पहले जो होता है वर्ण उसको उपधा कहते हैं। आओ यहाँ पर उपधा हो जाएगी, याद रखना। विसर्ग के स्थान पर सा सा का प्रयोग क्या कहलाता है? विसर्ग के स्थान पर सा सा हो जाना
ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, जल्दी बता दी, उपचार। क्या कहलाता है? उपचार। अगला है, वर्णों में अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? ठीक है, वर्णों में जो अत्यंत समीपता होती है उसको क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, उसको कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। ठीक है, हाँ, परा निष्कर्षा संहिता, मतलब जो पर निष्कर्ष होता है, जैसे बाक धन ईस से मिलकर के क्या बनता है? बाक धन ईसा, सो बागीसा बन जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अंतिम जो है ना, का और ई में अंतिम वर्ण और पहला वर्ण था, इसमें क्या हो गई? अत्यंत समीपता के कारण संधि का आकार करने से बागीसा बन गया। किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिए क्या पूछा जा रहा है यहाँ, कि किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उसको कहते हैं टी। टी संज्ञा आपने पढ़ी होगी। देखें, कहा है अचुन्त्यादि टी, मतलब अच क्या कहलाते हैं? अच मतलब स्वर, और उनके अंत में यदि कोई व्यंजन हो तो टी हो जाता है, टी कहा जाता है उसको। ठीक है, किसी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो, टी। जैसे देखें, मनस में इसको तोड़ो, मा, आ, ना, आ, सा, यहाँ दो स्वर हैं, उसमें से अंतिम स्वर ना के बाद आने वाला आ है। ठीक है ना, इसकी टी संज्ञा हो गई, टी कहलाएंगे। एक दो, चूंकि मैं पहले सोचा 30 प्रश्न लूँ, लेकिन कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, तरप और तमप प्रत्ययों की संज्ञा क्या होती है? तरप और तमप प्रत्ययों की संज्ञा क्या होती है? चलिए आज 30 ही रहने देते हैं, आगे के प्रश्न अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि आदि की चर्चा करेंगे। ये जो आपको बताना है कमेंट में इसका उत्तर देना है, ना बने तो खोज लें पहले, फिर वापस वीडियो पर आकर के कमेंट में उत्तर जरूर दें। तरप और तमप प्रत्ययों की संख्या क्या होती? नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। दोस्तों वीडियो को तुरंत लाइक जरूर कर दें, ना किया हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ही गए होंगे। अगले वीडियो की आपको जानकारी मिलेगी, तैयारी करते रहें, बने रहें। जय हिंद।